प्रेक्षक हो जनमत मराठी वाहिनीवरती आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आपण संचारबंदीच्या काळामध्ये प्रेक्षकांना घरबसल्या माहिती, ज्ञान आणि मनोरंजन व्हावं या उद्देशाने सातत्याने निरनिराळ्या चर्चा आणि मुलाखती आजवर पाहिले आयोजित केल्या आहेत। अशीच एक आगळीवेगळी मुलाखत आज आपण या ठिकाणी पार पाडत आहोत। आज आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी BS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजचे चेअरमन आणि डायरेक्टर तसेच भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चाचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष आणि मानवाधिकार संघटनेचे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष तसेच अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभेचे प्रदेश उपाध्यक्ष, नाशिकच्या हिंदी प्रसारणी सभेचे सक्रिय सदस्य आणि नाशिकच्या हिंदी सभेचे सुद्धा सक्रिय सदस्य असलेले राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची एक महत्त्वाची शाखा आहे, त्याचे संयोजक ठाकूर भुवल सिंह सर आपल्या सोबत आहोत। आपण त्यांच्याशी आज चर्चा करून उद्योग व्यावसायिक क्षेत्राशी निगडीत वेगवेगळ्या प्रश्नांशी आणि समाजसेवेशी निगडीत असलेल्या त्यांच्या कामाची आपण आज ओळख करून घेणार आहोत। निश्चितच ठाकूर भुवल सिंह सर हे मूळ महाराष्ट्राचे किंवा मराठी भाषिक नाहीत, महाराष्ट्राचे आहेत, नाशिकचे आहेत, नाशिकच्या मातीशी त्यांचं नातं जोडलं गेलंय। पण भाषा म्हणून जर आपण विचार करू तर त्यांची मातृभाषा ही मराठी नसल्या कारणानं आज त्यांच्यासोबत चर्चा करत असताना भाषेतली थोडी तडजोड आपल्याला करावी लागणार आहे। आपण त्यांच्याशी ही चर्चा सुरू करण्यापूर्वी सगळ्यात आधी मला प्रेक्षकांना हे सांगायचं आहे की मित्रहो, कोरोनाचा जो संसर्ग आहे तो दिवसेंदिवस वाढत चाललाय। सरकार आपल्याला वेगवेगळे नियम घालून देत आहे, त्या नियमांचं आपण पालन केलं पाहिजे, घरात राहिलं पाहिजे आणि प्रशासनाला सहकार्य करत आपल्या जीवाची काळजी घेतली पाहिजे। चला तर मग आपण आजच्या चर्चेला सुरुवात करूया। ठाकुर भुवल सिंह सर, आपलं मनापासून जनमत मराठीवरती स्वागत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जनमत मराठी न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, आप आए दिनों अलग अलग कार्य करते भी रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्य हो, उत्तर भारतीय मोर्चा का हो या चाहे BS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का हो। तो सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये जानने में रुचि है कि आखिर ये BS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है, क्या इसका कार्य है, कैसे इसका विस्तार है आज समाज में, महाराष्ट्र में हो चाहे देश भर में हो, किस तरह से ये फैला हुआ है और क्या उसकी उपलब्धियां हैं, कार्य हैं। तो बड़ी बेताबी से प्रेक्षक, हमारे जो दर्शक हैं, वो जानने के लिए बेताब है कि क्या है BS ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, है क्या? एक्चुअल BS ग्रुप जो है एक हमारा सिंबल है। हमारी जो है 5-6 कंपनियां हैं जो कि अलग अलग नाम से हैं, वो ग्रुप ऑफ कंपनी को हम लोग BS ग्रुप के नाम से जानते हैं। हमारे जो है अलग अलग बिजनेस हैं, जैसे हम लोग जो है मैन पावर सप्लाई करते हैं, हाउस कीपिंग का काम करते हैं या सिक्योरिटी सर्विस है हमारे पास है, छोटी मोटी इंडस्ट्री है, ट्रैक्टर की एजेंसी है, ऐसे जितने भी हमारे बिजनेस है वो सब BS ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। कब स्थापना हुई है सर? इस ग्रुप की स्थापना कब हुई? इस ग्रुप की स्थापना 1989 से हुई और हम लोग धीरे धीरे करके काम चालू किया। आज हमारे पास में नियर अबाउट 11-12 हज़ार लोग काम करते हैं, जो कि उनकी पूरी रोजी रोटी हमारे यहाँ चल रही है और सब कुछ खुशहाल है। 12,000 लोगों को लेकर के काम कर रहे हैं। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए आमदनी के बारे में, लेकिन दर्शकों को पता चले इसलिए थोड़ी संक्षिप्त जानकारी लेना चाहूँगा कि आफ्टर ऑल अपना ईयरली टर्नओवर ग्रुप का कितना है? देखिए, टर्नओवर जो है नियर अबाउट बता सकते हैं, कितना भी पूछना पड़ेगा, करीब 90 CR के आसपास सालाना टर्नओवर जाता है। दर्शकों के लिए जानकारी महत्वपूर्ण है सर। एक आम इंसान क्या नहीं कर सकता, 90 करोड़ सालाना जिस ग्रुप का टर्नओवर है, एक ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप तो हो ही नहीं सकता। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ही TV चला देते हैं, अखबार खोल देते हैं, मोबाइल चालू करते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या आज उभर करके सामने आ रही है कि चाहे राज्य कौन सा भी क्यों न हो, क्षेत्र कोई भी क्यों न हो, मजदूर रस्तों पर उतर चुके हैं और सड़कों से पैदल जैसे तैसे मौत को गले लगाते हुए अपने अपने घर और गांव की ओर वो बढ़ रहे हैं। तो ये दृश्य देखकर क्या लगता है, किसकी गलती है इसमें से देखा जाए तो गलती किसी की नहीं बोल सकते। एक परिस्थिति ऐसी आई है, ये कोरोना जो फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। पहले लॉकडाउन में लोगों ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने सबको आश्वासन दिया कि जो जहाँ है वहाँ रुका रहे।
वो वहाँ रुका रहा और बाकी फैसिलिटीज उनको लोगों से मिलती रही, लेकिन ऐसे बढ़ते चला गया। तो बाद में फिर उनको परेशानी आई, जिसकी वजह से वो प्रवास चालू कर दिया उन्होंने। इसमें परिस्थिति की वजह से ऐसा हुआ है, उनको भी चाहिए था थोड़ा और पैसा रखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रख सके। और हमारी सरकार जो है, तो सरकार को भी थोड़ा इसमें जाना चाहिए था कि और नज़दीक से उनसे मिलना चाहिए था, जिससे उनकी परेशानी को समझ सके और उनको समझा सके। वो कहीं कहीं थोड़ी बहुत चूक दोनों साइड से है, तो जिसकी वजह से लोग अभी निकल गए यहाँ से। अब इस वजह से कंपनियों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कि कई लाख लोग जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं, जो कि अच्छा खासा स्ट्रेंथ होता है। हर इंडस्ट्री में उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन काम हो, रोड का काम हो, तबेला हो, मैक्सिमम जगह आप देखेंगे तो उत्तर भारतीय जो है यूपी, बिहार और असम और मध्य प्रदेश, ये सब लोग काम कर रहे थे। लेकिन इस महामारी के चलते लोग अपने अपने घर से निकल गए हैं, तो एक बार परेशानी तो आएगी और परेशानी आएगी, फिर से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया कि वापस लौट के आए अपने काम पर, तो मुझे लगता है कि फिर वापस लोग लौटेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। बीएस ग्रुप के दायरे में 12,000 से ज़्यादा कर्मी काम करते हैं, उसमें से मजदूर कितने थे और कितने मजदूर आज बीएस ग्रुप के काम करने वाले मजदूर यहाँ से चल चुके हैं, निकल पड़े हैं, क्या करें? नहीं, इसमें देखिए सभी मिलाकर के हम देख रहे हैं, जैसे हमारे ग्रुप के ही देखा जाए तो नियर अबाउट 75% से लोग वापस चले गए, मतलब गाँव चले गए, 25% लोग ही बचे हैं। बीएस ग्रुप किस तरह से इस पर कोई हल निकालेगा? सरकार से क्या पहल की जा रही है? और आप केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? सरकार ने क्या करना चाहिए इन हालातों में? एक्चुअल इसमें सरकार का सहयोग चाहिए। लोगों को जो है वापस लौटने में तो टाइम लगने वाला है। फिलहाल हम लोग जो है यहाँ के लोकल लोगों से लेके काम करने वाले हैं, और काम में कोई जो भी बाधा आएगी उसको देखा जाएगा कि और कहाँ से ला सकते हैं लोग। थोड़े दिनों तक 4-6 महीने तो मुझे लगता है या साल भर की माहौल रहने वाला है, इसके बाद ही इसका सही ढंग से हल मिलेगा। यहाँ जो स्थानीय मराठी मानुस है सर, क्या यहाँ के नौजवान, यहाँ के युवा ये सारा काम नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है? और यदि मराठी मानुस आगे आए काम के लिए, तो बीएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के दरवाजे क्या उनके लिए खुले हैं? क्या बताएंगे? हमारे तो मतलब मिक्स ही रखते हैं हम, टोटल उत्तर भारतीय नहीं रखते हैं। हम 50% बाहर के रखते हैं और 50% जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोगों को रखते हैं, तो जिससे मिक्स ही काम करते हैं, तो इससे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हमारे लोग गए हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो यहाँ पर हैं, तो हम जो है ऐसा हमारा कोई भेदभाव नहीं है कि वहाँ के आदमी रहे तो काम हो सकता है। हाँ, वो मेहनती ज़्यादा होते हैं, इसका फर्क पड़ता है। वो 12 घंटे काम करते हैं, यहाँ के लोग 8 घंटे काम करते हैं। यहाँ के लोग जरा डंडी ज़्यादा मारते हैं, मतलब अक्षर ज़्यादा होते हैं। वहाँ के लोग आगे एक बार तो साल भर कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, वो सब फर्क पड़ता है। लेकिन उसको सब झेलते हुए अभी काम करेंगे लोकल लोगों से। जिस एरिया में जहाँ भी काम रहेगा वहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे। जहाँ तक हमारे पास जानकारी है, आपने स्वयं एक व्यक्ति होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मोर्चा का पदाधिकारी होते हुए हमने देखा है सुर्खियों में कि कई सारे काम आपने किए हैं, राहत के लिए काम किया है, पैदल चल पड़े लोगों के लिए किया है, मजदूरों के लिए किया है, आपने एम्प्लॉइज के लिए किया है। तो जरा इस विषय में हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने की आपसे मैं गुजारिश करूँगा विस्तार में कि क्या काम हुआ, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर के कैसे राहत कार्य आपने हाथ में लिया और क्या उसका दायरा था, आज किस स्थिति में वो पहुंचा है, थोड़ा विस्तार से समझना है। देखिए, हम लोग जो है जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ तो हमारी तरफ जो है जिस गांव से लड़के आए थे, मतलब जिस प्रदेश के थे, उनके MP MLA के लेटर या उनके मैसेज आने चालू हो गए कि हमारे इतने लोग वहाँ से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। हमारे भाजपा के कार्यालय मुंबई से मुझे मैसेज आते रहा। हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के महासचिव प्रद्युम्न शुक्ला जी मुझे पूरा नॉलेज देते रहे कि महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ कौन कहाँ फंसा है।
तो हमने उसको जितना हो सका बखूबी निभाया। नासिक में, अहमदनगर में, पूना में, जलगांव, धुलिया, कोल्हापुर, सोलापुर, पालघर, ऐसे तमाम जगह जहाँ जहाँ लोग ग्रुप में, कोई 25 आदमी का ग्रुप है, 20 आदमी का ग्रुप है, 10 आदमी का ग्रुप है, ऐसे लोग ग्रुप में थे। तो उनको हमने बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा, वो वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, और उनको जो है अन्न दाना मतलब राशन बनवा के दिया, खाना बनवा के दिया, और उनको मेडिकल की फैसिलिटी दिया। तो जो भी थी हम लाइव मतलब उनसे बने रहते थे, हमेशा उनका फोन आता था हमारी तरफ, में उनसे बात करते रहता था। अभी भी बहुत सारे लोग मतलब चले गए हैं, बहुत सारे लोग चालू हैं, तो वो सेवा अभी भी चालू है। अभी हम संस्था के नाम बताएं तो जिन लोगों ने हमारे साथ में हमारे कहने से और इन लोगों को हेल्प किया था, उसमें परिवेश सोसाइटी है, हिंदी प्रसारणी सभा है, नासिक हिंदी सभा है, गणराज संस्था है, और एक आरएसएस की एक संघ द्वारा भी बहुत सारा हमको हेल्प मिला है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा मिला है, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा मिला है। हम लोगों ने ऐसे संस्थाओं को पकड़ करके उनकी एरिया में, जैसे पुणे का है तो पुणे के संस्था को पकड़ा, ऐसे करके उनको मतलब हेल्प किया है। उनको रहने की सुविधा या खाने की सुविधा बराबर देते रहे। आप एक 90 करोड़ सालाना टर्नओवर करने वाले कंपनी के चेयरपर्सन हैं। एक बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एक आम मजदूर की इंडस्ट्री में क्या कीमत होती है, क्या उसका स्थान होता है? देखिए, मालिक हो चाहे एक वर्कर हो, छोटा सा कर्मचारी, सबका मूल्य होता है अपनी अपनी जगह। कोई भी मशीनरी का एक छोटा सा नट निकल जाए तो मशीन पूरी रुक जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मजदूर जो है भी उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जितना उसका मालिक रखता है। उसका मैनेजर भी अपना काम करता है, मजदूर अपना काम करता है। अगर दोनों में से किसी ने एक काम रोक दिया तो कंपनी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती है, रुक जाती है। तो वैल्यू तो सबकी है। जो दूसरी कंपनियां हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, क्या करना चाहिए खासकर मजदूरों के लिए? क्या कोई योजना, कोई विचार आपके मन में है कि इस तरह से कोई इम्प्लीमेंट किया जाए तो मजदूर जो है उनके जीवन में और भी बेहतर खुशहाली आ सकती है? कुछ सुझाव हैं? मजदूर जो है उनको देखिए, जब घर छोड़ता है कोई तो अपनी मजबूरी में ही छोड़ता है, उसको पैसे चाहिए और जो कि घर से पूरा नहीं होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको बाहर जब आते हैं तो उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। काम जो भी मिले उसको गवर्नमेंट रेट अच्छे मिले, रहने की सुविधा मिले, और जिससे कि लोगों का फिर वापस एक बार इधर आने का रुझान चालू हो। और गवर्नमेंट की जो बहुत सारी मतलब योजनाएं हैं, ESI, प्रोविडेंट फंड, बोनस या जो भी एक्ट लागू है, वो सब तो उनकी सुविधा के लिए है ही है। तो इस तरह से मैं देखा, मतलब हमारी सुविधा से उनकी फैसिलिटी पर ध्यान दिया जाए, गवर्नमेंट ध्यान दिया तो लोग काम करेंगे। और उनके लिए व्यक्तिगत प्रश्न है, क्या आप रूबरू मोदी साहब से कभी मिले हैं? उनसे हमारी बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन उनकी सभा में बहुत बार मैं बैठा हूँ, फ्रंट लाइन में बैठा हूँ। अभी हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में लोगों से कलेक्ट करके पैसे जमा किया था, और 1,54,684 रुपया कलेक्ट हुआ था, तो हमने जमा कर दिया था उनके अकाउंट में, जिससे कि ये कोरोना की महामारी बीमारी जैसे प्राइम मिनिस्टर जो लड़ाई कर रहे हैं उसमें हम उनको सहयोग कर सके, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी उसमें ध्यान दिया है। और जहाँ तक उनसे रूबरू होने की बात है तो हम सामने सामने बात तो नहीं कर पाए। यदि आपको मौका मिलता है, हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा मौका बने आपके काम के बलबूते पर मोदी साहब से रूबरू मिलने का आपको मौका मिले, अगर ऐसा मौका मिलता है तो सबसे पहले आपके मन की बात क्या होगी जो आप मोदी साहब से शेयर करेंगे? मैं तो उनको बहुत सद्भाव नमन करना चाहता हूँ कि बहुत सालों के बाद में ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को मिला है। ये पूरे वर्ल्ड के लोग तरसते हैं कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमको मिलना चाहिए, जो कि हम लोगों को मिले हुए हैं। तो उनके एक मतलब गुणगान अगर किया जाए तो पूरा दिन बीत जाएगा। इसलिए इतनी सारी योजनाएं जनता के लिए, बहुत पहले ऐसा होता था कि कोई भी योजना लागू हुई और जनता तक पहुँचते पहुँचते वो बर्फ के टुकड़े जैसा कि पहुँचते पहुँचते गल जाता था। लेकिन अभी उन्होंने ऐसी योजना बनाई है कि डायरेक्ट उसके खाते में पैसा जाता है। सब्सिडी से लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो है उनको मिलने लगी हैं। और इस
उनकी योजनाओं की वजह से पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इनका नाम जाना जा रहा है और लोग तारीफ कर रहे हैं और जनता बेहद खुश है। और जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक जनता उनके साथ रहने वाली है। मोदी साहब के सामने अगर आप बैठ जाते हैं तो आपकी मन की क्या बात आप उनके साथ शेयर करेंगे? मैं चाहूँगा कि हमारा देश प्रगति जैसे कर रहा है इनके टाइम में, ऐसे हमेशा प्रगति करता रहे और हम पूरी पार्टी की तरफ से, अपनी संस्थाओं की तरफ से हम सब उनके साथ में हैं। उनके एक आह्वान पर हम लोग टूट पड़ते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी जबान खाली कभी न जाए और जो वो चाहते हैं वो हम लोग मिलकर करें, जैसे हमारे देश का विकास हो, हमारे लोगों का विकास हो। सरकार ने पहल की है और जैसे जैसे लॉकडाउन का तीसरा चरण कंप्लीट हुआ, अब फोर्थ में हम एंटर कर चुके हैं, तो इंडस्ट्री धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सूचनाएं भी दी है, हमें आदेश भी दिए हैं कि इन नियमों का हमें पालन करना है और हमारा कामकाज शुरू करना है। बीएस ग्रुप ने उन नियमों की ओर कैसे रुख किया है, किस तरह से उनका पालन हो रहा है और किस तरह से नियमों का पालन करते हुए आज बीएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का काम आगे चल रहा है, वो क्या कदम है जो कि ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हम काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोरोना बीमारी जो है मतलब बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है। तो जैसे अन्य बीमारियां होती हैं लोगों को, वैसे ही एक कोरोना बीमारी भी हमारे साथ में रहने वाली है। तो हमें उसके लिए अपने एहतियात बरतने होंगे, जैसे सैनिटाइज करना, 2-2 घंटे में हो सके तो हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोना, मास्क पहनना और किसी से हाथ न मिलाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब चीज़ें रखना पड़ेगा और इसके साथ साथ में काम भी करना पड़ेगा। अभी अगर हम लोग लॉकडाउन करके घर में बैठे रहे तो फिर नहीं चलने वाला है, इसलिए अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभी काम कर निकलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। हमारे जनमत मराठी के जो प्रेक्षक हैं, दर्शक हैं, जो आपके इंटरव्यू का लाइव यहाँ पर देख रहे हैं टीवी पर, उनके लिए क्या संदेशा होगा? क्योंकि ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों ही राज्य की ये जनता है जो कि आप इस वक्त टीवी पर देख रही है, क्या संदेशा होगा हमारे दर्शकों के लिए आपका? हम सभी से हमारा यही कहना है कि जितना हो सके हम जो मजदूर वर्ग हो या जिसको जरूरतमंद जो हो उसकी हम लोग हेल्प करें और आपस में सौहार्द प्रेम भाव से रहें, अपने काम पर ध्यान दें। बीमारी का जो आई है उससे अभी लड़ करके हमको आगे जीतना है। अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अधिक से अधिक जो है घर में रह के काम करने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी और काम पे निकलना पड़ेगा। हमारा कहना है कि घर में बैठ के काम नहीं चल सकता है, इसमें सावधानी रखते हुए लोग काम करते रहें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जनमत मराठी के लिए हमें चर्चा के लिए अपना जो बहुत कीमती समय है वो समय दिया और हमसे इन सारे विषयों पर चर्चा की। जनमत मराठी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थँक यू व्हेरी मच। थँक्यू। तर प्रेक्षकांनो, हे होते ठाकूर भुवन सिंह सर, ज्यांच्याशी आपण चर्चा केली आणि वेगवेगळ्या प्रश्नांवरची उत्तरं समजून घेतली आहेत। कोरोनाला हरवायचं आहे आणि आपल्याला देशाला जिंकायचं आहे, त्यामुळे नाशिककरांना, महाराष्ट्रातल्या आणि गोव्याच्या जनतेला आणि आमच्या प्रेक्षकांना जनमतची ही पुन्हा एकदा विनंती आहे, कृपया कुठेही जाऊ नका, घरातच राहा आणि पाहत राहा तुमचं आवडतं चॅनल ज्याचं नाव आहे जनमत मराठी न्यूज, जबाबदारी न्याय हक्काची।